फैजुल्लाह भाई, सियासत से भी कभी शगफ रहा आपको? सियासत से अब कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है मेरी, कोई बहुत तवक्कुआत नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना ही चाह रहा था, कराची आप रहते हैं, आपसे तस्करा हुआ, आप 6 माह के थे जब कराची आ गए थे, माशाल्लाह पक्के पक्के कराची वाले हैं आप। तो सिंध के जो हालात हैं, कभी मतलब भुट्टो साहब के मुतालिक आपकी राय अलग होगी, मेरी अलग होगी, और हम उस पर डिबेट भी कर सकते हैं किसी वक्त। भुट्टो साहब के बाद पीपल्स पार्टी भुट्टो के नारे पे जो सिंध का हाल हो रहा है, तो भुट्टो कभी मरेगा? असल में भुट्टो को तो ज़िंदा रखना शायद आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत बड़ी इसमें, यानी उनका सर्वाइवल ही इसी में, क्योंकि इस एक नारे पर वो लोग वोट लेते हैं। और पीपल्स पार्टी का इशू है बैड गवर्नेंस और करप्शन, जिसके नतीजे में न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर शहरों के भी बुरा हाल है, और वो बदइंतज़ामी मुख्तलिफ उमूर में दिखाई देती है। तो ये तो एक लंबा प्रोसेस है। फ़िलहाल कम से कम अगले इंतखाबात तक तो मुझे भुट्टो साहब ज़िंदा ही दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर शायद कुछ हो तो एक अलग बात है, यानी फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है और चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। यानी गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं होंगे, बदउनवानी के मामला भी शायद वैसे ही चलते रहेंगे। तो कोई सिंध के हालात में कोई, जिसको आप कहते हैं ना बड़ी तब्दीली, उसका कोई फिलहाल बहुत बड़ा इम्कान नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक चीज़ ये कह रहा था कि जो भी माशरा हो जहाँ इंसाफ ना हो, मैं किसी एक फ़ैसले की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ हालत ये हो गई, भी हम आप तस्करा कर रहे थे कि हमारे यहाँ कौम साजी नहीं की गई। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इक़्तिदार संभाल के जल्दी चला गया दुनिया से, उसके बाद किसी ने भी हमें कौम बनाने की कोशिश नहीं की, हमें हुजूम बना दिया। तो इंसाफ के तकाज़े जब तक नहीं होंगे तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल क्या रहेगा? क्योंकि आपको बड़ा मशहूर पता है विंस्टन चर्चिल का, कि लंदन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बमबारी हो रही थी और वहाँ के अमायदीन आए थे, तो विंस्टन चर्चिल ने यही पूछा था कि भाई अदालतें काम कर रही हैं? उन्होंने कहा जाओ। तो यहाँ क्या देखते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि इंसाफ की अगर बात की जाए तो मायूसी मिलती है, क्योंकि इंसाफ का एक मामला ये देखें, इंसाफ कहीं ना कहीं तो हो रहा है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो इंसाफ की बात की जाती है, जब तक वो नहीं होगा। खान साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं अक्सर के, वो हवाले देते हैं कि छोटों के साथ जो है उनके साथ तो इंसाफ हो जाता है, जो बड़े लोग हैं उनके साथ नहीं होता। तो जब तक आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ेंगे, और ये बड़े लोगों का ताल्लुक भी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है ना। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बड़े लोगों में से भी तखसीस करूं कि ख़ास लोग हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनको नहीं मिलनी चाहिए। तो जब आप हर तरह के क्रिमिनल्स को कानून के दायरे में नहीं लाएंगे तो चीज़ें मुश्किल है। फिर आप वाली जो बात है कि क्योंकि वो फिर चल ही नहीं सकता है सिस्टम, वो एक ठीक है, टाइटैनिक ने भी डूबने में टाइम लिया था। वही एक चीज़ मैं देख रहा था कि जब इंसाफ नहीं होता, आप CSS करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के भी टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपके कितने नंबर आते हैं, कुछ आपका रेफरेंस ताल्लुक़ होता है, तो कुछ आपकी मेरिट भी होती है उसमें, फिर आप सरकारी अफसर बनते हैं बाकायदा। हमारी अदलिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, हमारे मीडिया में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। मैं जाके बैठ जाऊँ, मैं मईशत पे भाषण दे लूँ, आप जाके बैठ जाएँ, आप मेडिसिन पे भाषण दे दें, कोई और आके बैठ जाए वो सियासत पे भाषण दे दे, तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है निज़ाम? ये बुनियादी तौर पे सोसाइटी का ज़वाल है। जब आप बात करते हैं ना मीडिया की और अदलिया की, ये तो आपने दो इदारे उठाए ना, सारों का हाल है, तो सबका ये हाल है। सबके हाल का ये मतलब है कि मजमूई तौर पर हमारा जो मुआशरा कोलैप्स कर गया है। वो इतने अरसे से तो ठीक है, कहते हैं पुरानी हड्डियाँ थी, चल रहा था। अब वो निज़ाम इतना टूट फूट के शिकार है, आप इसको रोते हैं। आप निजी इदारों में चले जाएँ, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट इदारे हैं, वहाँ लोग कमीशन लेते हैं, वो तो सरकारी लोग नहीं हैं। बिल्कुल। आप बात करते हैं कि यार नवाज़ शरीफ जरदारी ने चोरी कर ली, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको यहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट या किसी भी निचला क्लर्क चौकीदार वो रिश्वत लेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो वो मतलब ये नहीं, एक सोसाइटी का जब कोलैप्स होता है तो उसमें फिर कोई इदारा नहीं बचता है, सिर्फ अदलिया या मीडिया की बात नहीं है। फिर ये कोलैप्स अगर आप जितना आगे चलते चले जाएंगे, आपको बहुत सारे लोगों की कहानी आप बयान नहीं कर सकते, पाबंदियाँ ऐसी होती हैं। हाँ, तो जिनकी बयान हो रही होती हैं तो उससे आपको पता चलता है कि बचा हुआ कोई भी नहीं, बचा हुआ कोई नहीं। मजहबी इदारा हो या फिर सियासी इदारा हो या फिर अस्करी लोग हो, सब जगह, हर जगह से आप सब जगह से फ़र्क इतना होता है कि अदलिया में जिसने भी काला कोट पहन लिया
वो फिर कायदे आज़म वाला वकील नहीं बनता, वो फिर आज का वकील बन जाता है। लेकिन जिसने जूते पहन लिए, जूते में 5,000 आदमी इन्वॉल्व होंगे करप्शन में, 6 लाख नहीं पूरे इन्वॉल्व होंगे, इतना फ़र्क ज़रूर होता है। अच्छा, मैं एक जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल, देखिए मैं ज़ाती तौर पर आपको बड़ा खुल के बता दूँ, पीटीआई का वर्कर भी नहीं हूँ, पीटीआई का मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं खान का हामी हूँ। खान से किसी ज़माने में बहुत चिढ़ता था, जब नेट प्रैक्टिस होती थी मैं जाता था, मंसूर अख्तर उसके जूते उठाता था, सब चीज़ें करता था। मैं छोटी सी मिसाल यूँ दे रहा था कि आप KPK से बुनियादी ताल्लुक़, मतलब पीछे वहाँ रिश्तेदार, सारी चीज़ें। मेरी सेल्स का आदमी हूँ, ट्रैवलिंग बहुत रहती है, इंटरनेशनल भी, इंटरनेशनल कम हो गई लेकिन डोमेस्टिक मेरी अब भी बहुत रहती है। मैं जो सिंध में हालात देखता हूँ, लोग तब्दीली चाहते हैं, लेकिन जो तब्दीली का नारा लगा रहा है इस्लामाबाद में बैठा हुआ इमरान खान, लगता है वो तब्दीली लाना वहाँ नहीं चाहता, कॉन्टेक्ट में नहीं रहता। KPK में दीन की तरफ बहुत रुझान है। तबलीगी जमात, मैं इससे बहस नहीं कर रहा कि आप क्या हामी हैं, मुखालिफ हैं, अगर आज खड़ी है तो पख्तूनख्वा के लोगों की वजह यह है कि उन लोगों का रुझान दीन की तरफ बहुत है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो दिल चाहे मैं करूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मादर पिदर आज़ाद। खान साहब ने कल तस्करा कर दिया कि औरत की सतर पोशी से ताल्लुक़ होता है, मर्द भड़कता है, तो क्या ले दे हुई, आपकी राय पे क्या है? देखिए, ये बहुत लंबा मौजू है। बुनियादी तौर पर देखिए, मुख्तसर बात यह है कि आपने पाकिस्तान हासिल किया था इस्लाम के नाम पे, और जब आपने इस्लाम के नाम पे हासिल किया और पिछले 72 साल में यहाँ इस्लाम के अलावा बाकी सारी चीज़ें चलती रही, तो जब आप एक बुनियादी कॉज जिसके लिए आपने मुल्क हासिल किया, कायद आज़म ने ये नारा दिया, मुस्लिम लीग उसको लेकर चली, अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा, तो आपने जब वो बुनियादी मुतालबात जिसके लिए मुल्क हासिल किया, जब आप वो नहीं लेकर आएंगे निज़ाम, तो उसके नतीजे में ये सब चीज़ें होंगी। फिर आप हुजूम भी बनेंगे, फिर यहाँ पर कौम परस्त तहरीकें भी मजबूत होंगी, फिर यहाँ पर जो लिबरलिज़म या सेकुलरिज़म की बात करने वाले लोग हैं वो भी पजीराई हासिल करेंगे। तो जब आप उस वादे के साथ मुखलिस नहीं रहे, तो फिर आप कैसे गिला कर सकते हैं कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या कोई कहते हैं कि सूद का निज़ाम है, ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है, इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। असल बात यह है, क्या आपका निज़ाम रियासत, निज़ाम अदालत, निज़ाम मईशत वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक है? लेकिन जब अब हम ये चाहते हैं कि मैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे तो इस्लाम नाफिज कर दूँ, लेकिन जब बात आती है दीगर ऊपर के इदारों पे वहाँ खामोश हो जाते हैं। भाई वहाँ क्यों ना हो? भाई जब आपने एक चीज़ ठीक कर, वो जो बात आई थी ना इंसाफ की, क्रॉस दी बोर्ड जब तक नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, पाकिस्तान में कितने लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत एक छोटा सा टोला है, लेकिन उसको शायद जो दीगर उसका मुखालिफ तबका है वो उसको जितनी कवरेज पजीराई देता है, उस पर डिस्कशंस करके, तनकीद करके, इतनी वो ख़ुद अपनी नहीं कर पाते। आप मुझे बताएं कि जब आप एक बात करते हैं, यहाँ हमने देखा कि कुछ साल पहले नामूस रिसालत के मामले पे एक ऐलान हुआ, तो पूरे पाकिस्तान में बिला मुबालगा लाखों लोग निकले हुए थे। सही है, जब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का ऐलान होता है तो पूरे पाकिस्तान में चंद हज़ार भी नहीं होते, 10,000 भी नहीं, तो सही बात, ठीक है, बहुत तीर मार लें, 2, 4, 5 हज़ार होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अवामी जज्बात किस तरफ है। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कोई वो नहीं, लेकिन उनके पिनपने की एक वजह ये हो सकती है कि जब आप हुकूमती सतह पर मुल्क को इस्लामाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, और फिर मजहबी हलकों की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ठीक नहीं होती, मुनासिब नहीं होती, पल भर में किसी को काफिर करार दे देना और किसी को क्या कह देना और गलत चीज़ों का अपना दिफा करना है, जैसे पिछले दिनों एक वाक़या हुआ। जी। तो उसके नतीजे में फिर लोग उस तरफ ज़्यादा सोचते हैं। तो हमें तरबियत की ज़रूरत है, हमें अतदाल में आने की ज़रूरत है, हमें अपना निज़ाम तालीम ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये तो मामला मज़ीद ख़राबी की तरफ चलता चला जाएगा, और उसके नताइज पाकिस्तान के लिए, जो आपने बात की ना मुस्तक़बिल में क्या होगा, तो पाकिस्तान के लिए वो ठीक नहीं होंगे। आलमी सतह पे हमारे लिए कई मसाइल खड़े हुए हैं। कश्मीर का मसला है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अफ़गानिस्तान का एक अलग इशू बना हुआ है हमारे लिए, वहाँ इसराइल की तस्लीम करने के हवाले से बात हो रही, FATF का दबाव है, फिर हमारी मईशत बिल्कुल तबाह हाल है। दुनिया में आप देखें हमारा पासपोर्ट निचले नंबरों पर है,
यानी ये तो इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि उसके लिए तो जब तक आप मिल बैठेंगे नहीं, कोई प्लानिंग लाहेअमल नहीं बनाएंगे, चीज़ों का होना मुमकिन हमारे नहीं। वो जो टांगे घसीटे जाती हैं गुज़िश्ता 3 साल में जब से खान आया है, आप ये बताइए, आप उसे सेलेक्टेड समझते हैं, इलेक्टेड समझते हैं? वो पपेट है या नहीं है? इमरान खान के साथ एक अवामी तायद तो मौजूद थी। हमने इमरान खान के जलसे कवर किए। किसी के जलसे में अगर हज़ारों की तादाद में एक कॉल पे बंदा मौजूद हो तो वो एजेंसीज़ नहीं ला सकती, हाँ। ये तो तयशुदा बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हिमायत भी मौजूद है, और वो इंतखाबात से पहले भी नज़र आती थी और बाद में भी नज़र आती है। बाद में तो चले सूरत हाल बदल जाती है, लेकिन इशू ये यहाँ तो तकरीबन हर हुकूमत कोई अपोजिशन के लोग हों वो भी मिलना मिलाना करते हैं। हाँ, हाँ। पिछले दिनों आया बिलावल भुट्टो साहब को बाजवा साहब ने कॉल की, हाँ। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आया, वो बाजवा साहब से मिले। हाँ। तो देखना ये चाहिए कि उनकी मुलाकातें फिर किस हैसियत में। अच्छा, अच्छा। सियासतदानों को भी सोचना चाहिए, और जो लोग उनसे मिलते हैं हमारे आर्मी चीफ्स वगैरह, उनको भी सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ माहौल चूँकि ऐसा डेवलप हो चुका कि अगर आप IGI देख लें, बड़ा मशहूर केस है असगर खान केस, जिसका फैसला नहीं हो सका, वो तो अदलिया कर सकती है ना। जो जिस अदलिया में बैठ के जस्टिस काजी फायदी साहब, जस्टिस शौकत खुलेआम दूसरे इदारे के मुतालिक बात कर सकते हैं, तो वो इसके फैसले क्यों नहीं कर सकते? उन जैसे जज और मौजूद है ना, सुमोटो लेके कर लेते। मैं सिर्फ आखिरी बात आपसे करके ख़त्म करूँगा कि आप बच्चों के लिए, आप मेरे बाद की नस्ल हैं, आपकी बाद की नस्ल आ रही है, क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? अपना क्या हिस्सा आप डालना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं काफ़ी कुछ अरसे से कोशिश करता हूँ कि वो बात करूँ जो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती हो। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि रिवायती बातें होती हैं कि आप अच्छी तालीम हासिल करें, ईमानदारी से काम करें, मुल्क का नाम रोशन करें, ये तो सब चीज़ें हैं। मेरा ख़्याल है कि हमारे नौजवानों को 2-3 चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक तो हमारे पास कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं है, उसकी जो हमारे बड़े हैं वो अगर हमें बताते, शायद मेरी भी काउंसलिंग हुई होती तो मैं सहाफ़ी ना होता। लेकिन हमें, हमारे जो भी बच्चे अपनी स्किल्स अच्छी करें, अगर एजुकेशन अच्छी ले सकते हैं, अच्छी एजुकेशन, इसका मतलब है अच्छी एजुकेशन, टाइम पास ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आप टाइम पास कर रहे हैं तो आप किसी भी स्किल्स की तरफ चले जाएँ, आप वो सीख लें। इस सब के नतीजे में आप अपनी जो ज़ाती मईशत है ना उसको अच्छा करें। जब आपके जेब में 4 पैसे होंगे ना, तो आप अपने घर के लिए भी कारआमद हैं, आप अपने दोस्तों के लिए भी कारआमद हैं, आप अपनी फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और बतदरीज फिर मुल्क और कौम के लिए भी। लेकिन जब आपकी अपनी मईशत ठीक नहीं है, आपके हालात ख़राब हैं, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है और आप चलें कि मैं ये दुनिया बदल दूँगा, आप पहले ख़ुद को बदल लें। तो हमें ये इन बातों की तरफ नौजवानों को लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये बोलें 17-18 साल की उम्र में खिदमत खल्क के काम में लग जाओ। रज़ाकाराना थोड़ा बहुत टाइम दो। आपकी पहली तरजीह आपकी या तो एजुकेशन है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आप वो है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो जो आपकी स्किल्स हैं आप उस पर तवज्जो दें, और अगर आप वो भी नहीं है तो आप अपना कोई भी कारोबार अपनी आमदन के ज़राए इतने स्ट्रॉन्ग करें कि आप अपनी फैमिली को, अपने आप को सपोर्ट कर सकें। और उसके बाद आपको ये बात जहन में रखना चाहिए एक बतौर अच्छे इंसान, शहरी और मुसलमान के, कि फिर आपने अपना हिस्सा डालना है, नेकी के काम करने, अल्लाह ताला से उसकी अजर और सिले की तवक्को रखते हुए, और जो भलाई के काम है फिर आपने वो करने हैं। इस सब के बाद बहुत शुक्रिया फैज़ुल्लाह साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, और अपना यूट्यूब चैनल जल्दी से आप बनाएँ और उस पर भी इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना, बहुत खुली बात करते हैं, अच्छे इंसान हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।